रिजवी साहब, इस मामले से आप बहुत अच्छे तरीके से इस मामले को समझते होंगे, आपने वो ट्वीट भी देखा होगा। आपकी नजर में क्या है, ये गलत नहीं है? शुरू से बात कह रहा हूं कि जो लोग सियासत कर रहे हैं वो सियासत करें, सियासत जरूर करनी चाहिए क्योंकि ये एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन मजहबी सियासत, एक दूसरे पे मजहबी तौर पर हमले करना ये बिल्कुल गलत है। और बीजेपी जो बात कर रही है तो सवाल ये है कि बीजेपी को खुद अपने गिरेबान में देखना चाहिए, उसे देखना चाहिए कि वो क्या करे। मैं बिल्कुल सपोर्ट ममता बनर्जी या उनकी जो कैंडिडेट है उनको नहीं करूंगा, लेकिन बीजेपी किस बुनियाद पे डिफेंड कर रही है, बीजेपी क्या इल्जाम लगा रही है, और ये कि हिंदू विरोधी, तो इसका मतलब अगर मुसलमानों के ताल्लुक से कोई बात कही जाती है तो भाजपा को ये माना जाए कि मुस्लिम विरोधी हो गई है। तो ये हिंदू मुस्लिम का खेल बंद होना चाहिए। नहीं, लेकिन रिजवी साहब, अगर ये ऐसा कुछ विवादित बयान या विवादित ट्वीट या कोई विवादित पोस्ट अगर मुस्लिम धर्म के लिए किया जाता तो गलत तो वो भी होता ना। मैं कह तो रहा हूं कि गलत जो है वो गलत है, जो भी इस तरीके किसी भी, देखिए सनातन धर्म ये बड़ी हकीकत है। हिंदुस्तान में सनातन धर्म जो है बड़ी तादाद में करोड़ों करोड़ लोग उसको मानते हैं, उसमें आस्था रखते हैं, उस पे चलते हैं। तो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना, और फिर करोड़ ना हो, हम कह रहे हैं कि अगर 10 भी है कोई हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है, भारत की जिम्मेदारी है कि वो उन 10 लोगों को भी संरक्षित करे, सुरक्षा दे कि उनकी भावना को आहत न किया जाए। ये क्योंकि अहिंसा परमो धर्मा, यही हमारा जो है लक्ष्य है। तो ऐसे में अगर कोई किसी करता है, और ये पता नहीं क्या हो गया पार्टियों को कि जो जितना खराब बोलेगा उसी को उम्मीदवार बनाएंगे। अरे भाई अच्छे लोगों को बनाइए ना। अच्छा। और मैं नहीं, एक मिनट, और मैं इस बार बीजेपी को खास तौर से पीएम मोदी को कि उन्होंने रमेश बिधूड़ी जैसे आदमी को टिकट नहीं दिया, उन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जो भोपाल से टिकट नहीं दिया, और इस तरीके के और कई चेहरे अभी जो है वो नजरअंदाज किए जाएंगे। मैं इसको जो है वो अप्रिशिएट करता हूं, और यही चीज जो है ममता बनर्जी को भी करना चाहिए। ऐसे जो लोग भी नफरती बयान बहादुर हैं इनको निकाल के बाहर करना चाहिए, और जो अच्छी छवि वाले हैं उनको टिकट देना चाहिए। मैं समझता हूं तभी देश हमारा विकास की तरफ बढ़ेगा, वरना यही तू मैं हम उलझ के रह जाएंगे और दुनिया कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। रिजवी साहब, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। सोहेल भाई, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन सौरभ सिकदर जी मेरे को यह बताइएगा कि पवन के साथ में जो हुआ, टीएमसी ने जिस तरह से मुद्दा बुनाया कि महिलाओं को लेकर द्विअर्थी गाने यहां पर लाते थे और महिलाओं की इज्जत नहीं करते थे, और एक ये पूरी कोशिश यहां पर की गई थी, और इसीलिए शायद हो सकता है ये कहा जा रहा है कि पवन ने वहां पर बोल दिया था कि भैया मेरे को चुनाव नहीं लड़ना है। क्या उसी का बदला है ये, या फिर कुछ और मुद्दा है? जरा बताइए। हिमांशु जी, एक हिंदू धर्म या सनातन धर्मी है जिसके ऊपर लोग ऐसे अटैक किए जाते हैं और उसको क्षमा कर दिया जाता है। आपको याद होगा जो यहाँ पे बोल रहे हैं ध्रुवीकरण के राजनीति के बाद कि हमारे पार्टी ने नुपुर शर्मा जी को ऊपर जो है एकदम तत्काल उसको पार्टी से बहिष्कार किया गया था। क्या सायनी घोष जो हमारा भगवान शिव जी का अपमान किया है उसके बाद से इतने दिन तक क्षमा मांगा है कहीं? अगर नहीं मांगा है तो यह सारे शिव भक्त और सारे सनातनियों का ये तो फर्ज बनता है कि उसका प्रतिवाद करे, और ये जो ढोंग वो कर रहे हैं शिव जी के मंदिर में घुस के, इसका उसका कोई अधिकार नहीं है जब तक नतमस्तक होके उसका किए के लिए क्षमा ना मांगे। हम ध्रुवीकरण का राजनीति नहीं करते, ध्रुवीकरण का राजनीति तृणमूल कांग्रेस करता है। इसीलिए अगर शेख शाहजहां नाम है तो उसको पकड़ने के लिए 2 महीना लग जाता है, वहां पे राजू नस्कर और उत्तम सरदार 7 दिन में पकड़ा जाता है। जिसका मुख्यमंत्री खुद बोलता है कि मैं उस गाय का लात खाने के लिए तैयार हूं जो गाय हमको दूध देता है। जिसका एक प्रमुख मंत्री बोलता है कि हम कलकत्ता को मिनी पाकिस्तान बना देंगे। उस पार्टी से अब क्या अपेक्षा रखते हैं? लेकिन जहां तक भगवान शंकर का मर्यादा का ख्याल है, हर शिव भक्त, हर सनातनी इसका प्रतिवाद करेगा, और जब तक इसके लिए माफी नहीं मांगेगा, ना केवल सायनी घोष, उसका दल से भी तृणमूल कांग्रेस माफी नहीं मांगेगा, हमारा ये प्रतिवाद चलेगा। सौरभ सिकदर और रिजवी साहब ने बहुत स्पष्ट तौर पर बोला कि जिन्होंने विवाद का दामन थामा, बीजेपी ने उससे दूरी बनाई, और दूरी क्या बनाई? कुछ लोगों को तो यहां पर टिकट नहीं दिया गया, और जिनकी बात यहां पर की जा रही है उनको तो पार्टी से बाहर का रास्ता ही दिखा दिया गया था। क्या टीएमसी एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकती थी?
बिल्कुल करनी चाहिए टीएमसी की, कि अपनी इमेज है और इतनी देर से गवर्न कर रहे हैं वेस्ट बंगाल को, और ममता जी का जो क्रेडेंशियल्स हैं वो उनको देखते हुए इमीडिएट स्विफ्ट एक्शन करना चाहिए। देखिए, कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं होता है, और ये जो पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, जीते या हारे, ये बेसिकली तो रोल मॉडल्स होते हैं सोसाइटी के, और ऐसे रोल मॉडल जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, वो किसी भी पार्टी से हो, उनको कड़े हाथों लेना चाहिए उस पार्टी हाईकमांड को, और बाकियों के लिए एक रास्ता जो है हमवार करना चाहिए, कि ताकि वल्गैरिटी की लैंग्वेज या रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ना छेड़ा जाए। और भारत जिसकी छवि आज पूरी दुनिया में बड़ी अच्छी बन रही है, वो तभी मुमकिन है क्योंकि पीएम मोदी एक मल्टी रेशियल मल्टी रिलीजियस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है। तो ये उसको ध्यान में रखते हुए जिस पेस से हम आगे बढ़ रहे हैं, उस पेस से पॉलिटिशियंस को भी इसका ध्यान रखना चाहिए और संयम रखना चाहिए। सिर्फ टीआरपी के लिए वो कोई ऐसा बयान दे दें जिससे कि वो उनकी टीआरपी बढ़ जाए और वो एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से हीरो बनने की कोशिश करें, तो वो मुझे लगता है भारत के लिए भी अच्छा नहीं है और आने वाली नहीं। तो क्या बंगाल में ऐसा है कि जितना आप आस्था पर चोट करेंगे, जितना आप सनातन धर्म पर चोट करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको वोट मिलेगा, उतना ही ज्यादा आपको रिवार्ड मिलेगा? ऐसा कुछ टीएमसी में आपको लगता है क्या? बिल्कुल ऐसी सोच होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि आज का जमाना जो है, जिस तरह से सोशल मीडिया और बाकी चीजें बढ़ रही हैं, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं नुकसान जो है उस पर्टिकुलर पार्टी को होता है, क्योंकि आस्था से हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है। अभी हम अंडर डेवलप हैं, अनफॉर्चुनेट है कि अभी हम इन चीजों पे, जात पात की लड़ाइयों पे इलेक्शंस लड़ते हैं, और ये चलता रहेगा थोड़ी देर तक जब तक हम डेवलप नहीं होंगे। बट इट इज नॉट गुड फॉर एनी पॉलिटिशियन और एनी पॉलिटिकल पार्टी जो इसको शय देती है या उस पॉलिटिशियन के बैक करती है, जो अच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ रावत साहब, क्यों बैक किया जा रहा है, जरा बताइए। ममता दीदी एक एग्जांपल उदाहरण सेट कर सकती थी कि भैया भगवान के बारे में जिसने ऐसा विवादित बयान दिया या फिर जिसने इतना विवादित पोस्ट किया, उससे हम दूरी बनाते हैं, उसको हम एक आइडल सेट नहीं कर सकते जनता के बीच में। हिमांशु जी, मैं दो बातें बताना चाहता हूं। अभी सोफिया खान जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है। आज तक के इतिहास में कोई भी पार्टी आई, उन्होंने महिला बिल संसद में पास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने किया ना महिलाओं के लिए, इसका मतलब महिला विरोधी नहीं है। और दूसरी चीज, ममता हिंदू विरोधी है, इसके मैं प्रमाण आपको देता हूं। तारकेश्वर मंदिर है पश्चिम बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर ही, वहां के ट्रस्ट के चेयरमैन यानी बॉबी कादरी जो मंत्री थे इनके, यानी फिराद हाकिम, उनको ट्रस्ट का मेंबर बनाया था, और वहां हमने विरोध किया और खुल करके टीवी पे विरोध हुई और हटाया तक नहीं। यानी आप एक मंदिर, भगवान शिव के मंदिर के ट्रस्ट का आप अध्यक्ष एक मुसलमान को क्यों बना रहे हो भाई? आपने किसी मस्जिद का बनाया है क्या हिंदुओं का? हिंदुओं की भावना को कुचलना, गौ हत्या को बढ़ावा देना, रोज के 400 गाय वहां से कहीं ना कहीं आप 2 नंबर के रास्ते से नदी पार करके आप भेज दो वहां पर बांग्लादेश के अंदर, और हिंदुओं की भावना को इतना कुचला गया है। उसी वोट की राजनीति की वजह से वो बार बार वहां सत्ता में आती हैं कि वहां हिंदू डरा हुआ है बुरी तरीके से, और मुसलमानों को वहां प्रमोट किया, तो वहां पर तो धर्म की राजनीति सरेआम हो रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जितने भी वहां से लोग आ रहे हैं 2 नंबर के मुसलमान, वहां पर उनके राशन कार्ड बनते हैं, और वहां हिंदू अपना आराम से ढंग से जोर से माइक के ऊपर आप वहां पर पूजा पाठ नहीं कर सकते। कोई वहां पर आप इंटीरियर में अगर आप जाएंगे तो वहां कोई जागरण नहीं कर सकते। इसका मैं खुद उदाहरण हूं हिमांशु जी। मैं वहां पूजा करने के लिए गया था, उन लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए कि अगर यहां मंत्रों की आवाज आ गई तो यहां पर जो लोग हैं ये हमला करेंगे, और सरेआम वहां गायों को भगा भगा के काटा जाता है, कोई रोकने वाला नहीं है। आप कैसे कह सकते हो कि आप हिंदू विरोधी नहीं है? आप एक हिंदुओं की जो भावना है उसको कुचलने पे लगे हुए हो। हाँ सोफिया जी, सोफिया जी